सर, हाल ही में एससीओ समिट हुआ है, जिसमें हमने देखा कि 7 साल बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो समिट अटेंड किया है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों इंडिया अब अचानक से चाइना के साथ अलाइनमेंट दिखा रहा है? आपकी इस पे क्या राय है? सबसे पहले तो ढेर सारा थैंक यू हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब को। ये उनका पुश फैक्टर है जो जिसकी वजह से इंडिया और चाइना एक दूसरे के पास आए, और जियो पॉलिटिक्स में जो उन्होंने बहुत ढेर सारा क्योस क्रिएट किया है, उसकी वजह से जो ये चीज़ें समिट 3-4 साल बाद होनी थी, या शायद हम रिलेशन 3-4 साल बाद डेवलप करते, वो हमें आज मजबूरी में जल्दी डेवलप करना पड़ा। सो ये जो एक फंक्शनल एटीट्यूड था सबसे पहले ब्रिक्स का, ब्रिक्स के बाद जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई कि भाई ब्रिक्स आगे फ्यूचर में एक बहुत पावरफुल हो सकता था। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि ब्रिक्स की कंट्री न्यूट्रलाइज हो जाएं और वो आपस में दूर दूर रहें, और काफी हद तक वो कामयाब भी रहा। इसके बाद आरआईसी की बात होती है, यानी कि आरआईसी, अब आरआईसी में यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, इसमें तीनों की कंडीशन बिल्कुल अलग अलग थी। चाइना अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत लंबा फंस गया है, और भारत जो है वो सबसे एस्पायरिंग एक कंट्री है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा पावरफुल है, $19 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ वो सबसे पावरफुल है। हमें वहां ये बैलेंस करना था कि रशिया इंडिया अगर एक साथ कंबाइन होते हैं और उनकी दोस्ती अगर अच्छी होती है, और RI-C अगर हम बनाते हैं, यानी कि चाइना एक तरफ और इंडिया और रशिया एक साथ हो जाते हैं, एक ज्यादा अच्छी लामबंदी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अब इसमें अगर हम ब्राजील को भी जोड़ लें, साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लें, तो ये कॉम्बिनेशन पूरे जो जिसे पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस कहते हैं उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो नो डाउट इस समय सबसे अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि चाइना भी अपनी पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। चाइना अब बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, AI, रोबोटिक्स, डीप थिंकिंग, मशीन लर्निंग, इस पर जाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने मेक इन इंडिया पे जो काम शुरू किया वो अब मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है, जो चाइना लगभग 20 साल पहले कर चुका है। तो ये वो टाइम है जहां पर चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसी कंट्री में ट्रांसफर कर सकता है या उस मार्केट में स्टैब्लिश कर सकता है जो इसकी टेक्नोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करे। सबसे अच्छा है भारत इस समय, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और चाइना को एक ऐसा बाजार, एक जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूअस फंडिंग चाहिए होती है या कॉन्टिन्यूअस मार्केट चाहिए होता है, वो चाइना के पास अवेलेबल है, और चाइना यहां पर वो चीज लगातार कर रहा है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, रशिया के लिए विन विन सिचुएशन है। तो फ्यूचर जो है वो इस पूरे जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा जो है वो डायमेंशन चेंज करने वाला है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में एशिया जो है वो माना जा सकता है कि आने वाले टाइम में पावर का सबसे बड़ा फैक्टर बना रहेगा। और मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप को जितना थैंक यू बोलना चाहिए उतना कम है। ये इंसान जो है वो मागा तो नहीं, लेकिन हाँ माडा के ऊपर बहुत काम कर रहा है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से ज्यादा मेक अमेरिका डेड अगेन, ये वो करके रहेगा, मुझे पूरा उम्मीद है, और पूरा वो बढ़िया से अपना काम कर रहा है। हाँ, एक सावधानी इसमें जरूर रखनी चाहिए कि हम ब्लाइंडली चाइना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया है फॉरेन पॉलिसी में कि हम अपनी शर्तों पे बात करेंगे। जैसे चाइना ने एक लेटर भेजा, उन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट उनको बुलाया भी, और वहां पे रहते हुए भी प्रधानमंत्री ने उसको इग्नोर किया और अपनी शर्तों पे बात की। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट रहा कि चाइना आने से पहले वो जापान जाते हैं, जापान से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, वो अमेरिका को भी मैसेज देते हैं, चाइना को मैसेज देते हैं कि जियो पॉलिटिक्स के इस गेम में अब हम बहुत बैलेंसिंग पावर है, हम संतुलन का सिद्धांत सीख चुके हैं, और एशिया में जिस तरह से पावर फैक्टर मूव कर रहा है वो आने वाले टाइम के लिए एक बहुत ही अच्छा एक संकेत है, चलता है, और भारत को भी अपनी पावर को बनाए रखना पड़ेगा। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी बोला कि इंडिया अब अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहा है, स्पेशली जो गुजरात डॉक्ट्रिन था हमारा, नेबरहुड फर्स्ट, बट 15 अगस्त को हमने देखा पीएम ने लिखा हुआ था एक संदेश, नेशन फर्स्ट। तो इस पे आपकी क्या राय है? व्हाई देयर इज अ सडन शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आज पूरी दुनिया में राइट विंग्स, यानी कि पूरी दुनिया में, चाहे आप इटली को ले लो, जापान को ले लो, या इवन दो अमेरिका जो ग्लोबलाइजेशन की बात करता था, आज वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करता है। तो हर कंट्री इस समय अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसे में अगर हम नेशन फर्स्ट नहीं लेके जा पाएंगे तो वहां पर हम ये जो महाशक्तियां हैं वो उनके साथ हम नहीं खड़े हो पाएंगे। एक्चुअली क्या, गेम चेंज हो गया है। गेम में पहले, आज से कई साल पहले तक हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट आता था, अमेरिका जब कोई पेंटागन कोई स्टेटमेंट देता था या वॉशिंगटन स्टेटमेंट देता था, तो वो इंडिया हाइफन पाकिस्तान लिखता था, यानी वो मानता था कि भारत और पाकिस्तान हाइफनेशन रिलेशनशिप में है, ये दोनों बराबर में है। भारत ने इस चीज को चेंज किया। भारत ने एक बहुत बड़ी चीज सीखी
कि अगर दुश्मन बड़ा होता है ना तो आपका नाम अपने आप बड़ा हो जाता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बड़ी खास बात चलती है। तो भारत ने उसको चेंज किया और भारत ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। भारत ने कहा नहीं भाई, अगर हमें दुश्मनी करनी है, हमें अगर किसी के साथ स्ट्रगल करना है, तो हमारा जो दुश्मन होना चाहिए, हमारा कॉम्पिटिटर, वो बड़ा होना चाहिए, नाम अपने आप हो जाएगा। तो हमने पाकिस्तान को पहले नलीफाई किया कि भाई बातचीत करने की जगह ही नहीं है, कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी, कोई ये जो है बातचीत करेंगे, बोले किनारे। जब जब मौका मिला हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने वॉर किया, मैं कहूंगा इसको किनारे करो। हमारी बात चाइना से होगी, हमारी बात अमेरिका, हमारी बात रशिया से होगी, ब्रिटेन, इजराइल। तो हमने अपने प्लेयर्स चेंज कर दिए, यानी अब हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। अब ये जो पोजीशन हमारी चेंज हो रही है, तो निश्चित रूप से अब हम एक बड़े एलीट क्लब में जा रहे हैं जो पावर फैक्टर के साथ है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में हम इस पावर बैलेंस के खेल को प्रॉपरली खेल सकें। इसलिए जरूरी है कि हम इस संतुलन के साथ आगे बढ़ें और अपने दोस्त और दुश्मन चुनें। और उसमें भारत की जो ताकत है वो 1 अरब 40 करोड़ लोग है। ये सिर्फ लोग नहीं है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि युवा आबादी है, सबसे बड़ा बाजार है। सबको पता है कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे इसरो की अगर हम बात करें, डीआरडीओ की बात करें, भारत ने एक अंगड़ाई ली और भारत 10 साल पहले जो नेट इंपोर्टर था हथियारों का, वो आज एक्सपोर्टर में कन्वर्ट हो गया है। तो पूरी दुनिया को फंडामेंटल समझ में आ रहे हैं। रीजन ये है कि हम प्राचीन समय से ही, एंशियंट टाइम से ही एक बहुत एक्सपोर्ट इकोनॉमी थे। हमारे मंदिर सोने चांदी से भरे रहते थे, हमारे पास बहुत ढेर सारा जो है वो फंडामेंटल पैसा हुआ करता था। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि चेतनाएं कभी विलुप्त नहीं होती, चेतनाएं सिर्फ सुप्त होती हैं। तो भारत के डीएनए में है बिजनेस, भारत के डीएनए में है इकोनॉमी, बस वो कई सालों की गुलामी से वो सोई हुई थी, अब वो अवेक हो रही है। और ये बात पता है कि अगर हम राष्ट्र को सबसे पहले लेके चलेंगे तो हमारी वो पावर पूरी दुनिया में जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है, बहुध्रुवी होता है, जब दोस्त और दुश्मन का कुछ पता नहीं कि कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन, तो हमें अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए अपनी पावर को डेफिनेटली बहुत इनहैंस करना पड़ता है। ये एक शर्त है। तो अगर हम इस समय नेशन फर्स्ट के ऊपर नहीं गए तो फिर ये शक्तियां हमें कब को चल के चली जाएंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। और आप आसपास देखिए, बांग्लादेश को देखिए, आप पाकिस्तान को देखिए, म्यांमार में जब देखिए तब हो जाता है, श्रीलंका में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हमें इनसे निकलना पड़ेगा और हमें अपनी पावर को बनाना पड़ेगा। और आज भारत की जिम्मेदारी थोड़ी अलग है। आज सिर्फ हमें अपने लैंड बॉर्डर्स को, यानी कि जो भूमि की जो सीमा है, उसको नहीं सुरक्षित करनी है। आज भारत से पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि आज वो जो इंडियन ओशियन है, जो प्रशांत हिंद महासागर है, उसमें वो सबसे डोमिनेंट फैक्टर बन के आगे निकले। तो आज हमें नेवल पावर बनना है, ब्लू ओशियन जो है वो पावर के रूप में हमें निकल कर आना है, और ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है इस समय। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि 2047 इंडिया के लिए क्यों एक इम्पोर्टेंट ईयर है? क्यों इंडिया चाहता है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन हो जाए? और इसमें आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो आइलैंड कंट्रीज है उसको बार बार विजिट करते हैं, उनके साथ एक मैत्री संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। फिर ये हमारे एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं और महासागर प्रोजेक्ट भी आया जो मॉरिशस के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये सब क्या हो रहा है? Why 2047 is important for India? किसी भी कंट्री को अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए उसके पास जो पर कैपिटा इनकम होनी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो राष्ट्र का जो नेशनल इनकम जो होती है वही पर कैपिटा इनकम पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। 2047 में हम दुनिया की जो हमारे ऊपर डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अगर हम बात करें कि आज हमारे पास बहुत युवा आबादी है, लेकिन आज से 20 साल बाद वो बूढ़ी हो जाएगी। और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो हमारे पास वो वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं रह जाएगी। उन लोगों को खिलाना पड़ेगा, पेंशन का जो है खर्चा जो आज हमें कमा रहे हैं, कल हमें उनको देना पड़ेगा, वापस उन्हें करना पड़ेगा, और वो उतने प्रोडक्टिव नहीं रह जाएंगे। तो ये जो 2047 वो हमारे लिए टारगेट है कि जब तक हमारी वो खिड़की हमारे ऊपर बंद हो, उससे पहले हम अपनी इनकम को, अपने नेशनल इनकम को इतना बढ़ा लें कि हमारे लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो उनका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत प्रॉपर हो सके। और हम सारी कोशिश वही कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद वो किसी और कंट्री पे चला जाएगा, अफ्रीका में चला जाएगा, तो हमारी जो बूढ़ी आबादी हो जाएगी, तब तक हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो हम मिशन मोड में इस समय काम करो। और इस समय राष्ट्र की जरूरत है, क्योंकि हमसे दुर्भाग्य से हमारे जो 1991 के बाद जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ओपन इकोनॉमी की, वो हम एक्चुअली में उस तरह से यूज नहीं कर पाए जैसे हमें यूज करना चाहिए था। भारत में जो समाजवाद का चेहरा रहा या जो कंट्रोल रहा गवर्नमेंट मशीनरी का, वो कहीं ना कहीं लगातार बना रहा, इसीलिए वो हमसे 15-20 साल हमसे मिस हो गए। चाइना ने उसी 15-20 साल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और चाइना आज बूस्ट पे चला गया। और सबसे बड़ी बात है, चाइना की जो इकोनॉमी का जो कोर है, फंडामेंटल है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है। हमारा जो कोर है वो बेसिकली हमारा सर्विस सेक्टर है।
तो सर्विस सेक्टर होने की वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भारत की आबादी में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो भारत को आप ये समझो कि अगले 15-20 साल पूरे मिशन मोड पे लगना पड़ेगा, सिर्फ सरकार को नहीं, जनता को, जागरूकता को, हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे पूरा काम करना पड़ेगा, हमारे थिंक टैंक्स को काम करना पड़ेगा। ये एनॉर्मस लेवल पे काम होगा और हम 20 साल बिल्कुल मिशन मोड पे काम करेंगे, चाहे वो R&D में हमारा पैसा हो, इसरो हो, DRDO हो, हाल हो, या इवन तो स्टार्टअप्स हो। आज हम कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बट एट एनी कॉस्ट जो भारत की पॉपुलेशन को देखा जाए, सो हमें नंबर 1 पे रहना पड़ेगा और लंबे समय तक रहना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि भारत को अपना पूरा एक, जिसे कहते हैं ना कि पूरी चीज को बदलना पड़ेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा, और वो हमारे पास टाइम बहुत कम है। फिर हमारे पास 2047 में एक बैरियर वहां पे खड़ा है, और ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि क्यों प्रधानमंत्री, क्यों सरकारी मशीनरी, क्यों हमारी पॉलिसी, हमारे नीति आयोग क्यों इतनी जल्दी में है और क्यों बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये 2047 के बाद हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है वो डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है। अभी हमने लखनऊ में एक ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर से कैसे सिग्निफिकेंट है? कैसे हमने ये दिखाया कि फ्रांस हमारे को राफेल से F-16 गिरा दिया हमने ऑपरेशन सिंदूर में, तो क्या लैंडस्केप चेंज हो रहा है? क्या फ्रांस जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अब तैयार है, तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर फाइनली फोकस में आ रहा है क्या? मतलब उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, या क्या मेक इन इंडिया की तरफ हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं? मेक इन इंडिया तो नो डाउट, अब पहले इसकी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अब ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और जो ब्रह्मोस की बात है, ब्रह्मोस बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट है हमारे डिफेंस सिस्टम में, इसलिए क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है भारत और रशिया का, और ये जो ज्वाइंट वेंचर है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेस है। भारत जो लंबे समय तक जो डिफेंस के प्रोक्योरमेंट था उसमें वो नेट इंपोर्टर था, यानी हम जाते थे और वो हमें जो बेस देते थे हम खरीद के लेकर आए, बहुत ऊंचे दाम पे लेकर आते थे। अब भारत ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम बनाएंगे, और हम अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो आप हमारे देश में आके बनाओ, मेक इन इंडिया करो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। तो जो दुनिया के ताकतवर देश हैं इसके लिए पहले तैयार नहीं थे। रशिया इसीलिए हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, रशिया ने हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, ज्वाइंट वेंचर में काम किया। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी था। और अब देख रहे हैं कि राफेल में भी फ्रांस ने भी हमें जो है बोला है, और इजराइल भी हो गया है। तो अब दुनिया के तमाम देश भारत में ही आकर बनाना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की एक शाख जो है उसको बनाता है। और नो डाउट जिस तरह की भारत की जियोपॉलिटिक्स है, जिस तरह से भारत को घेरे हुए लोग हैं, ऐसे में अगर हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत पावरफुल नहीं रहा तो आने वाले टाइम में अगर हम पावरफुल हो भी जाएंगे, कहते हैं ना कि ताकतवर होना महत्वपूर्ण नहीं है, ताकत को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक दिन के राजा बन जाओ, आप इतिहास में दर्ज नहीं हो जाओगे। आप जब तक अपने साम्राज्य को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाते हो तब तक वो काम नहीं होगा। तो भारत को डिफेंस सेक्टर में बहुत काम करना है। और नो डाउट पूरी दुनिया के जो देश हैं वो भारत की जो एक, जिसे कहते हैं ना कि उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो धमक है उसको वो समझ भी रहे हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी भी हैं। भारत अपने जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उसमें उसने दिखा दिया कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। और अब भारत जो सबसे बड़ा उसने मैसेज दिया अमेरिका को, अमेरिका F-35 F-36 बेचने के लिए बिल्कुल परेशान था कि किसी तरीके से भारत को बेच दें। वो 1%, एक मतलब वो कहते हैं ना कि स्क्रू भी देने को तैयार नहीं है हमें, तो भारत ने उसको सीधे सीधे मना कर दिया। S-400 वो हमसे मना कर रहा था कि मत खरीदो, उसने सैंक्शन लगाने की धमकी दे दी, हमने उसकी नहीं सुनी। ये एक ताकतवर देश की खास बात होती है कि वो अपने फैसले सोवरेनिटी पे लेता है। भारत ने वो करके दिखा दिया कि हाँ ऐसा है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो बहुत बड़े बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट होंगे वो भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे, और ये हमें बताएगा कि हम कैसे नेट एक्सपोर्टर बन रहे हैं। इसके कई सिग्निफिकेंस होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो आसपास के देश होते हैं उनको ये डर बना रहता है कि भारत जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज में सबका माई बाप है, और जो इनकी मोनोपोली है, जो वेस्ट की मोनोपोली है, वो भी हमने काफी हद तक ब्रेक किया है। और ऑपरेशन सिंदूर अगर कहा जाए तो शौर्य और पराक्रम की गाथा के साथ साथ मुझे जहां तक समझ में आता है कि वो हमारा, देखो तो एक डिस्प्ले होता है, जैसे आप मॉल में जाते हो तो डिस्प्ले लगा देते हो, देखो भाई ये हमारा सामान है, ये सामान है। तो हम अपना जो मिसाइल है उसको कहाँ टेस्ट करें, तो हमने पाकिस्तान पे टेस्ट कर दिया। हमने दुनिया को बता दिया देखो भाई हमारा रडार सिस्टम कितना पावरफुल है, हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट कितना जो है वो जबरदस्त है, हम अपना सुदर्शन कितना बढ़िया बना सकते हैं। और पूरी दुनिया को समझ में आया भारत की मिसाइलें बहुत अच्छी हैं। हम कहाँ टेस्ट करते, हमने रियल टाइम टेस्ट कर लिया। हमने जाके उनकी ऐसी तैसी कर दी, हमारे पास सारा उनका डाटा था, हमने उनकी एयरबेस उड़ा दिए, हमने अपने आप को बचा भी लिया। और हमने प्रिसीजन वॉर, दुनिया में कहा जा रहा है कि इससे बेहतर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक अभी हुई नहीं, 36 मिनट के अंदर पूरा हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी।
तो हमने पूरी दुनिया को अपना सामान भी दिखा दिया। अब पूरा दुनिया जो है वो हमारा सामान खरीदने के लिए रेडी है कि भाई अमेरिका से सस्ता सामान और अच्छा सामान, टिकाऊ सामान ये भारत में, और भारत ने अभी हाल में एक देखिए डिस्प्ले दे दिया कि भैया ये डेमो ले लो, और डेमो के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनकी ऐसी तैसी की। नो डाउट ये हमारे जो पहलगाम में हुआ उसका हमने बदला भी लिया, लेकिन दूसरी जो चीज थी हमारी वो दिखाने की कि भारत अब बदल चुका है। भारत का जो सोच है, समझ है, वो बहुत अलग हो चुकी है, और भारत अब डरने वाला नहीं है। जो आप पूछ रहे थे कि नेशन फर्स्ट या पड़ोसी प्रथम की जो नीति है गुजराल डॉक्ट्राइन से निकल कर आई, नहीं, हमने कहा पड़ोसी प्रथम था, लेकिन वो तब तक है जब तक वो पड़ोसी की भूमिका में रहे। अगर वो शत्रु की भूमिका में आएगा तो हमें ये पता है कि हमारे देश में बुद्ध भी हुए, गांधी भी हुए, और हमारे देश में आचार्य चाणक्य भी हुए, जो कहते थे सठे साठ्यम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्ट का ही व्यवहार करना चाहिए। तो भारत ने अपनी पॉलिसी में बहुत चेंज किया है, बोला है कि पड़ोसी तब तक आप अच्छे हैं जब तक आप हमें अपना पड़ोसी माने, अपना भाई माने। हम देखिए श्रीलंका में मदद भेज रहे हैं, हम मालदीव में मदद भेज रहे हैं, जो हमसे मदद मांग रहे हैं हम भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप मदद के बदले हमारे ऊपर आक्रमण करोगे, हमें नुकसान पहुंचाओगे, हमारे नागरिकों की ऐसी तैसी करोगे, तो अब अगर आपको हम घर में घुस के मारेंगे, आप अपने सेफ हाउस में बैठे, हम घुस के मारेंगे, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे पराक्रम, हमारी जो माताएं बहनें, उनका जो एक सिंबोलिज्म है, उनका जो एक आशीर्वाद है, उसके साथ साथ भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भाई अब हम डिफेंस में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं। और नो डाउट इससे एक बहुत बड़ा बाजार हमारे लिए खुलेगा, रोजगार बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात भारत की एक, जिसे कहते हैं ना कि कई बार लड़ाइयां जो विश्व में होती है ना, हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती है, कई बार कुछ लड़ाई धमकाई भी जाती हैं। तो जब आप बहुत ताकतवर होते हैं ना, तो कोई सामने वाला जो होता है वो लड़ना नहीं चाहता है कि भाई आप बहुत ताकतवर हो, आप मार दोगे। तो वो अगर लड़ने का उसका मन भी होता है ना, तो दूर से अरे हम देख लेंगे तुम्हें करके चला जाता है। भारत को ये इमेज बना के रखनी पड़ेगी, अगर वो अमेरिका, चाइना, रशिया, इजराइल इनके साथ अगर वो खेल रहा है तो उसको उसी तरह से अपने आप को उतना ही पावरफुल बनाना पड़ेगा। और भारत सरकार ने कर भी दिया है। जैसे हम बहुत लंबे समय तक कहते थे कि न्यूक्लियर में हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमने बोले अरे फालतू थोड़े न रखा है, ये किसने कहा कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, अरे तुम चलाओगे तो हम भी चलाएंगे, हमने थोड़ा रखा है, और हमें मजबूर करो हम पहले चला देंगे। तो पूरी दुनिया को मैसेज बहुत क्लियर है कि भाई भारत बदल चुका है, भारत का मूड बदल चुका है, और अब भारत पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार। और देखिए इसका फायदा कितना हो रहा है। आज से कुछ साल पहले जब देखो तब हम यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ डिजायर लेके बैठे रहते थे, पत्र देते थे। आज मामला साफ है, आज सीधा सीधा मैटर है, हमारा मैटर है ना। हम ना अमेरिका से पूछने जा रहे हैं, ना यूनाइटेड नेशन से पूछने जा रहे हैं, ना किसी और से पूछने जा रहे हैं। हमें पता है कहां पर है, हम जाके मार के चले भी आएंगे, तब तक आप अंदाजा लगाओ। और अगर आप भी वहां खड़े रहे तो अमेरिका को भी समझ आएगा कि भैया हम अपना F-16 भी नहीं बचा पाए, ये मारे मारे हमारा भी तोड़ के चले गए। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक सा जो है मैसेज दिया कि भाई किसी गलत देश में अपना सामान मत रखना, भारत आएगा तोड़ के चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, और दुनिया को ये मैसेज आने लगा कि भारत ने अपनी जो पावर है उसको समझ लिया है। तो जो दुनिया के ताकतवर देश है वो हमें रिस्पेक्ट देने लगे। हाँ, इंडिया जो है वो सोवरेन डिसीजन लेता है। मेरा अगला सवाल ये, जैसे अमेरिका का भी एक बयान आया जिसमें उसने इंडिया को इंडिया जैसे नहीं ब्राह्मीण जैसे रेफर कर दिया है। तो क्या ये कोई साजिश है? क्या फिर से अमेरिका एक नैरेटिव वॉर शुरू करने की कोशिश में है? अमेरिका का तो काम ही है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अमेरिका में जो गहरा राज्य है ना, जो हाइड करके रहता है, वो बहुत पहले मैंने एक रेफरेंस भी दिया था, राजीव मल्होत्रा की किताब है ब्रेकिंग इंडिया। तो ये बहुत पहले से उन्हीं के यहाँ से ये स्टडी चली आई कि भारत को कैसे जातियों में, नस्लों में और इसमें तोड़ते रहो, क्योंकि समाज जितना टूटेगा उतना ही ज्यादा उनके लिए आसान होगा फॉल्ट लाइंस। तो ब्रेकिंग इंडिया का मतलब होता है फॉल्ट लाइंस क्रिएट करना, भ्रंश रेखाएं क्रिएट करना। तो ये जो नरेशन उन्होंने किया, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वो उनके अंदर की जो गंदगी थी ना, जो अपने बहुत ही ऑर्नामेंटल वर्ड्स में छुपा के रखते थे अमेरिकन सॉरी, तो वो सामने आ गया, वो सामने आ गया। उन्होंने वर्ड यूज किया ब्राह्मण। तो ये जेम्स मिलर ने भी अपनी किताब में, एनसीईआरटी की बुक्स में भी है, हर जगह ये है। तो वो उन्होंने रखा, उन्होंने आज वो बोल दिया है कम से कम। तो अब वो गंदगी निकल कर आ रही है। और जब आदमी ये बताता है सामने वाले का, एक आदमी होता है डरा हुआ, एक आदमी होता है बहुत बेचैन। ये बिल्कुल बेचैन है, मतलब ये डरे होने के साथ साथ बेचैन है, ये तीसरी कैटेगरी है। और वो ये पैनिक मोड में। नाउ अमेरिका इज इन पैनिक मोड। और अमेरिका जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका कई है, अमेरिका में लॉबी है, अमेरिका में प्रेशर ग्रुप्स हैं, अमेरिका की सीनेट अलग सोचती है, वहां की न्यायपालिका अलग सोचती है, वहां पे जो गहरा राज्य है वो अलग सोचता है, वो जो अंदर ही अंदर सारा खेल खेलता है, वहां की जो लॉबी है वो अलग सोचती है। डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ एक मुखौटा है,
सिर्फ एक मुखौटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं, उनकी जो सोच है वो यही है, वो इस समय पैनिक मोड में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत एक कदम और चल गया और आरआईसी ने अपनी अगर इकोनॉमी को इकट्ठा कर दिया और अपनी खुद की करेंसी को, जिस दिन इन्होंने अपना बैंक और अपनी करेंसी कह दी, अमेरिका की सोवरेन जितनी भी ताकत है पूरी दुनिया से यूं वॉश आउट हो जाएगी, खत्म, कुछ नहीं इनका बचना है, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्राजील में लूला डी सिल्वा ने बोल दिया कि भाई हम कैसे भी हो, हम भारत के साथ, हम ब्रिक्स के साथ आने को तैयार हैं, पूरी ताकत से आने को तैयार हैं। साउथ अफ्रीका ने भी ऐसा बोल दिया, तो अब कोई चांस बच नहीं रहा है। जापान भी अब भारत की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि उसको अमेरिका की दोस्ती में नुकसान ज्यादा हुआ है, वो उसको कोई मदद नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत के पक्ष में सारी चीजें आती चली जा रही हैं। अब अमेरिका 2-3 काम करेगा। एक बहुत पॉसिबिलिटी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर 2, वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर सकता है कि तुम भारत को डिस्टेबलाइज करो, या वो हिडन वॉर की तरफ जा सकता है, प्रॉक्सी वॉर की तरफ जा सकता है। दूसरा, बांग्लादेश को वो प्रोवोक कर सकता है कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी ऐसा करे। दो हमें डायरेक्टली यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तीसरा, वो भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है, जो हमारा समाज जो है, वो जो धर्म, जाति, भाषा, इनमें जो डिवाइडेड है, जो द्रविड़स्तान का कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मणस्तान का कॉन्सेप्ट है, दलितिस्तान का कॉन्सेप्ट, ये अंग्रेजों ने कॉन्सेप्ट बनाए थे बेसिकली, ठीक है, ये अंग्रेजों के ये फंडामेंटल हुआ करते थे। तो बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग इंडिया के उन्होंने फ्रंट पेज पे बहुत अच्छा दिया था, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो वहां पर वो उन्होंने बना रखा है। अब इस फॉल्ट लाइन को उभारने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बहुत जिम्मेदारी है कि चाहे देश के कोई भी आप पॉलिटिकल मत के हों, विपक्षी पार्टी हों, कभी भी जहां पर नेशन फर्स्ट की बात आए, वहां हमें अपने जितने विरोध हैं उनको दबाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन हम नहीं, हमारा आपस में विरोध है। हम हो सकता है कि कोई किसी से विरोध, किसी के साथ पॉलिटिकली कुछ हुआ हो, कल्चरली कुछ हुआ हो, लेकिन दुश्मन जो है ना वो बहुत खतरनाक है। और जब भी कभी ऐसा लगे अरे हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, इराक, लीबिया, सीरिया, इन देशों को एक बार जाके देख लेना, इनके बारे में याद कर लेना कि जब राष्ट्र गड़बड़ होते हैं तो फिर कुछ नहीं बचता है। आज सीरिया के बच्चे जो हैं वो दोनों वक्त का खाना नहीं पाते हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। प्लीज सर, मैं अब ये पूछना चाहूंगी कि वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है। एक बाइपोलर नहीं रह गया है, या यूनिपोलर नहीं रह गया है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आज के डेट में हमें देखने के लिए मिल रहा है। जी। तो इसमें क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी जो है, जो इंडिया अपनाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये कैसे इंडिया बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भारत ने बहुत पहले गेम शुरू कर दिया था एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी का। तो क्या होता है कि जब हम बहुत किसी बड़ी पावर के साथ जुड़ते हैं तो हमें ना अपनी संख्या बल को दिखाना पड़ता है, नंबर हमारे पास कितना है। अब चाइना तो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। रशिया एक पुराना जो है वो जब कोल्ड वॉर था तभी से बहुत स्ट्रांग रहा है। भारत कैसे जाए? तो भारत ने क्या किया, बहुत पहले से तैयारी शुरू की। हमें चाइना के साथ जुड़ना था, हमें कई साल पहले पता था, लेकिन हम जुड़ने की हालत में नहीं थे। तो भारत ने क्या किया, ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट रखा, देशों को अपने साथ जोड़ा। अब क्यों जुड़ेंगे, कोई पर्पस तो होना चाहिए, हम आपके साथ क्यों आएंगे? तो भारत ने एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी यानी पर्यावरणीय कूटनीति को पकड़ लिया, और अफ्रीका के देशों, पहले G20 में अफ्रीकन यूनियन को बुलाया। ऐसे ही आपने देखा होगा आइलैंड्स कंट्री के साथ गए, जो आने वाले टाइम में वाटर लेवल के नीचे डूब जाएंगे। तो इन सबको हमने इकट्ठा करना शुरू किया, इनको मदद पहुंचानी शुरू की, इनको जो है फंडिंग करनी शुरू की। और भारत ने खुद अपने क्लाइमेटिक चेंजेस के टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। तो जितना टारगेट उसको दिया गया उससे आगे निकलता चला गया। तो भारत ने पूरी दुनिया को एक ऐसे इशू पे जोड़ लिया, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, वो हमने जोड़ा, क्लीन एनर्जी की तरफ हम गए, और साथ ही साथ हम दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। हम जो है तमाम ऐसे जो गरीब देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, जिनको भारत ने एक हिडन डॉक्यूमेंट में बोला V20, वल्नरेबल 20, तो उनका हम ग्रुप बनाकर अपने साथ संख्या बल दिखा रहे हैं कि जब कोई देश के साथ जुड़ेंगे, चाइना के साथ, तो लगेगा भारत अकेला नहीं है, भारत के पीछे एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, कई देशों का जो है वो कॉन्ग्लोमरेट है। तो भारत ने वो पूरी दुनिया को दिखाया कि हाँ भाई, अब हम अकेले नहीं आ रहे हैं, पूरे हम राजा बाबू की तरह पूरा दल बल लेकर आ रहे हैं और हम जुड़े हुए हैं। तो ये चाहे यूरोप में हमने अपने कुछ कंट्रीज को सेलेक्ट किया, हमने ब्रिटेन के साथ FTA किया, मेलोनी के साथ मोदी जी के जो टर्म्स है वो पूरी दुनिया जानती है, बहुत अच्छे, दोनों राइट विंगर्स हैं, राइट। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और यहाँ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, वो अलग मत सोचना, क्योंकि दोनों राइट विंगर हैं और दोनों जो है अपने राष्ट्र के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सावधानी स्थापित करना चाहता हूँ। और इसके बाद चाहे हम अगली बात करें तो हर कॉन्टिनेंट में, अभी आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, वेनेजुएला हो गया, इनके साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, बहुत ही बम्पर टर्म्स हो रहे हैं।